चाहे स्लो कर दो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक है टॉप 50 क्वेश्चन हैं जीएस के, तो इन्हें शुरू से लास्ट तक मेरे साथ देख लेंगे और नोट कर लेंगे सभी के सभी, क्योंकि आपके लिए जीएस में ये कम समय में जब आप रिवीजन कर रहे होंगे किसी भी एग्जाम की, जो एग्जाम आपका नजदीक आएगा तो उसमें बहुत काम आएंगे ये वाले क्वेश्चन, है ना। तो टॉप 50 क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं से ही लेकर के आता हूं मैं, जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं कंबाइंड। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए मैंने इसमें लिखा हुआ ध्वनि का वेग, साइंस का क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि ध्वनि का वेग अधिकतम काय में होता है। तो सबसे ज्यादा ये कई बार रटा रटा ऑप्शन आता है इस्पात में। सबसे ज्यादा जो ध्वनि का वेग होता है वो किसमें होता है? इस्पात के अंदर होता है। और इस्पात क्या होती है? धातु होती है। इसे ऐसे समझ लो, इस्पात क्या है? धातु होती है ना। तो ध्वनि का वेग जो अधिकतम होता है वो क्लास 10th थे पढ़ के आ रहे होंगे, 9th थे और 10th थे, तो ये सीरीज पढ़ के आ रहे होंगे आप, ये अभी भी एग्जाम में आता है। तो अगर बात करेंगे इसके अधिकतम वेग की, तो सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में, ये तीन फॉर्म में पढ़ते हैं। ध्वनि के वेग को तीन फॉर्म में पढ़ा जाता है, जो 10th से लेके अब तक पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिशन क्लासेस में हम, है ना। और आप इसे भी छाप लेना और रट लेना। अगर सबसे ज्यादा भी प्रश्न पूछा जाता है तो इस्पात हमेशा ऑप्शन में आता है। इस्पात नहीं आएगा तो किसके अंदर होता है? तो धातु के अंदर होता है। धातु कैसी होती है? ठोस होती है। इसी वजह से ठोस में सबसे अधिकतम होता है, उसके बाद द्रव अवस्था में होता है और तीसरी अवस्था होती है गैस की। तो इन तीनों अवस्थाओं में ध्वनि का वेग ज्यादा से कम की तरफ होता है। तीनों पॉइंटों को नोट कर लेना। अगली बात कर रहे हैं मनुष्यों की। तो मनुष्यों के लिए जो मानक ध्वनि है, कितनी ध्वनि ठीक ठाक है मनुष्यों के कानों के लिए? तो 60 डेसिबल एक मानक है, जो रिसर्चर्स या साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों के द्वारा एक अनुमान लगा करके इस रिसर्च को बताया गया है कि अगर 60 डेसिबल से ज्यादा कहीं पे आवाज है रही है, जैसे बहुत सारे ब्याह शादी होते हैं, है ना, या आप कहीं एयरपोर्ट के नजदीक रह रहे हैं तो हवाई जहाजों की बहुत सारी आवाज होती है, या ट्रेन की हॉर्न की बहुत सारी तेज आवाज होती है ना, या डीजे वगैरह चलते हैं उनकी भी बहुत तेज आवाज होती है। तो 60 डेसिबल एक अनुमान रखा गया कि इतने डेसिबल पर मनुष्य के कानों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये मानक ध्वनि है, ये भी नोट कर लेना मनुष्य के लिए, ठीक है। डेसिबल क्या होती है? एक यूनिट होती है जिसमें ध्वनि को मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। डेसिबल में ध्वनि को मेजरमेंट किया जाता है, एक यूनिट पढ़ते हैं इसे हम साइंस में। आगे बात करते हैं, एक पार्टी लिखी है मैंने, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है जी, है ना। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी शब्द जुड़ा है, ध्यान रखना, खाली कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में और पटना में हुई थी, बिहार की राजधानी में। स्थापना करने वाले थे लोक नायक, इनका नाम था जयप्रकाश नारायण। पूरा नाम लिख लेना, जयप्रकाश नारायण साहब ने इस पार्टी की स्थापना करी थी, ठीक है। कहां पे स्थापना करी? पटना में, क्योंकि वो कहां के रहने वाले थे? बिहार के ही रहने वाले थे। तो बिहार में इस पार्टी को स्थापित किया था जयप्रकाश नारायण जी, जिनको लोक नायक के नाम से भारत के इतिहास में जाना गया। और कई बार क्वेश्चन आता है कि लोक नायक के नाम से किसे जाना गया? जयप्रकाश नारायण जी को। बिहार से ही आते थे, ये पार्टी की स्थापना इन्होंने करी थी, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, एक यंत्र डायनेमो, फिजिक्स में पढ़ते आ रहे होंगे आप। डायनेमो में क्या करता है? ये चेंज करता है लाइट के फॉर्म को, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत में बदलता है। इसे भी रट लेना। कुछ पॉइंट क्या है आपको रटने के ही होते हैं ना, समझ भी सकते हैं आप, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। तो डायनेमो नामक जो यंत्र होता है वो लाइट के फॉर्म को किस में कन्वर्ट करता है? ऐसे प्रश्न आ जाता है। तो कन्वर्ट करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इस पॉइंट को याद रखना। अब आगे बात करते हैं, विश्व के 75% ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी से कभी क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होगा। दुनिया के 75% ज्वालामुखी वॉल्केनो जो फटते हैं विश्व में, वो एक सागर के अंतर्गत एक परिश्रृंखला है, इनकी एक चेन बनी हुई है। सबसे ज्यादा उसी सागर के आसपास के देशों में फटते हैं। दुनिया के 75% ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के अंतर्गत पाए जाते हैं, वहां पे फटते हैं हमेशा, या देखने को मिलता है समाचार पत्र अखबारों में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर को इसी वजह से वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया है इनके ऊपर, क्या नाम दे दिया? रिंग ऑफ फायर, आग का गोला। क्योंकि ज्वालामुखी फटते हैं तो क्या निकलती है उनके अंदर से? आग। इस वजह से क्या नाम दे दिया है? आग का गोला। किसे बोलते हैं? प्रशांत महासागर के पूर्वी वाले क्षेत्र को। तो 75% ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आते हैं। यदि इसी पॉइंट में आप देश समझना चाहें तो देश बता दो साहब, देश कौन से हैं? तो देश जापान पढ़ सकते हैं, इंडोनेशिया पढ़ सकते हैं, फिलीपींस पढ़ सकते हैं। जापान में आमतौर पर सबसे ज्यादा ये घटनाएं देखने को मिलती हैं, जो कि प्रशांत महासागर के इसी हिस्से में स्थित है, 75% ज्वालामुखी वाले में। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना है, कौन से आर्टिकल में? 338 के ए में। संविधान में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और कुछ संवैधानिक आयोग बनाए गए जिससे कि उनकी बात उठाई जा सके और बात करी जा सके, सरकार के स्तर तक पहुंचाई जा सके। तो पिछड़े वर्ग के जो लोग सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं उनके लिए एक आयोग बनाया है, और आयोग दिल्ली में है, इसका हेड ऑफिस, और इस संविधान के आर्टिकल 338 के ए में है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट करना, पॉइंट हमेशा ये वाला ही लिख के आएगा जब आर्टिकल 338 से पूछा जाएगा। पिछड़े वर्ग का आयोग का प्रावधान कौन से आर्टिकल 338 में? याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति होते हैं आर्टिकल 75 में, रट लेना इस बात को, तो जानते ही होंगे, सभी जानते होंगे, उम्मीद है रिवीजन हो जाएगा।
भारत के प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट होते हैं, नियुक्ति होती है, वो आर्टिकल 75 में प्रावधान है प्रधानमंत्री जी का। संघ की कार्यपालिका पढ़ते हैं, भाग 5 पढ़ते हैं, 52 से 78 पढ़ते हैं, या 52 से 124, 24 से पहले 123 तक पढ़ते हैं, तो वो संघ की कार्यपालिका में आता है। ठीक है। और राष्ट्रपति का पद कौन से संविधान के आर्टिकल में रखा गया है? राष्ट्रपति का पद है आर्टिकल 52 में। नमस्कार जी, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है। और उपराष्ट्रपति का पद बेटा कौन से में? आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। ठीक है, तीनों पद याद रखना, 52 आएगा तो राष्ट्रपति, और 63 आएगा तो उपराष्ट्रपति, और आर्टिकल 75 में नियुक्ति है भारत के प्रधानमंत्री की। ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति होता है आर्टिकल 155 के तहत। ये सारे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं जो हमेशा एग्जाम में अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं। पुलिस का पेपर दो, एसआई का पेपर दो, कोई भी आप पेपर दो, जॉब से संबंधित, गवर्नमेंट जॉब से। आगे बात करते हैं, एक समिति लिखी है मैंने, लकड़ावाला, इसके अलावा तेंदुलकर और इसके अलावा रंगराजन, ये 3 समितियां हैं। ये बनी थी 1993 में, और तेंदुलकर 2009 में, और ये 2014 में। ये वर्ष भी लिख दिए मैंने आपको याद करने के लिए। तीनों के तीनों समितियां सरकार ने बनाई थी, किससे संबंधित रही है? गरीबी से संबंधित। गरीबी पे, भारत की गरीबी पे इन्होंने अध्ययन किया, गांव में भी अध्ययन किया, गांव की ग्रामीण गरीबी पे और शहरी गरीबी पे। क्योंकि भारत 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक शहरी भारत है और एक ग्रामीण भारत है। यहाँ ग्रामीण लोग रहते हैं, और एक शहरी भारत। गरीब दोनों जगह रहते हैं, ग्रामीण भारत में और शहरी भारत में। तो गरीबी का स्तर इन्होंने अपने अपने समय में एक मूल्यांकन किया, एक मेजरमेंट किया, उसके बाद सरकार को रिपोर्ट दी कि गांव में रहने वाले गरीबों की जो आर्थिक स्थिति है वो कितना महीना तक कमा लेते हैं, और शहर में रहने वाले लोग कितना कमा लेते हैं। तो समितियां याद रखना, आपको डाटा नहीं पूछा जाता है, समितियां लेटेस्ट तक आ जाती है। तो लास्ट की कौन सी है? रंगराजन, इसे याद रखना, 2014 में गठित की गई थी ये समिति, गरीबी से संबंधित थी। ठीक है। आगे बात करते हैं, अलास्का राज्य लिखा हुआ मैंने इसमें, एक राज्य भाई साहब अलास्का। अलास्का राज्य अमेरिका का राज्य है वैसे तो, लेकिन इसकी सीमा किससे लगती है? कनाडा से लगती है अलास्का की सीमा। लेकिन शासन कौन करता है? अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का क्या है? ये राज्य है। अमेरिका ने अलास्का नामक राज्य को रूस से खरीदा था काफी वर्ष पहले। तो रूस से खरीद करके तभी से शासन हो गया अलास्का पर। लेकिन अलास्का को फिजिकल रूप से आप देखेंगे तो सीमा लगी हुई है कनाडा से, है ना, कनाडा के पश्चिमी हिस्से से सीमा लगी हुई है। क्योंकि पृथ्वी गोल है, अगर गोल स्वरूप में देखेंगे तो अलास्का का हिस्सा रूस से ही लग जाएगा, है ना, अगर ग्लोब पे आप इस बात को समझना चाहेंगे तो। नोट कर लेना, कई बार अलास्का वाला प्रश्न पूछा जाता है। और सबसे ठंडा राज्य भी रहता है अमेरिका का। ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, और विश्व का सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है। डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, अगर ये प्रश्न आ जाए तो आंसर प्रशांत लगाइए। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महासागर आ जाए तब भी आंसर प्रशांत महासागर आप लगाएंगे। ठीक है। और अभी मैं पढ़ा रहा था कि 75% ज्वालामुखी भी कहाँ पड़ते हैं? प्रशांत महासागर के अंतर्गत ही आते हैं। इस वजह से इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, या आग का गोला कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और प्रशांत महासागर में सबसे जो गहराई वाला हिस्सा है, यहाँ तक उम्मीद है कि शायद कुछ लोग पहुंच गए हों मेरे ख्याल से गहराई पता करने, दुनिया की कितनी गहराई है, सागरों की कितनी गहराई है। तो कुछ 1-2 लोग पहुंच गए हों अभी तक के दुनिया के इतिहास में। तो सबसे जो ज्यादा गहराई है वो तकरीबन 11 किलोमीटर तक की गहराई है, उसे बोलते हैं मैरियाना खाई, या चैलेंजर गर्त भी बोल देते हैं इसको। ये प्रशांत महासागर के अंदर है, सबसे ज्यादा गहराई वाला डीपेस्ट पॉइंट है एक, जिसका नाम भी वैज्ञानिकों ने, जिसका नाम भी जो तैराक अंदर तक गए उन्होंने उस अध्ययन के आधार पर दिया है, जो समुद्र के ऊपर अध्ययन करते हैं, चैलेंजर गर्त। चैलेंजर का मतलब है चैलेंज है वहां पे पहुंचने का। दुनिया के लोग चंद्रमा पे तो पहुंच गए, 3,84,000 किलोमीटर चंद्रमा की दूरी है। मंगल पे पहुंच गए, लाखों किलोमीटर की दूरी पे मंगल ग्रह है। जैसे पृथ्वी है हमारा, सूर्य पढ़ते हैं बचपन में कक्षा 6 में, 7 में, 8 में पढ़ के आए होंगे। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से अपने ग्रहों को पढ़ते हैं हम, है ना, कि शुक्र आता है, सॉरी माफ कीजिए, बुध आता है, शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है और मंगल ग्रह आता है। ऐसे पढ़ते चले जाते हैं हम, है ना, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे करके। कितने ग्रह हैं टोटल सौरमंडल में? 8 ग्रह हैं। पहले 9 हुआ करते थे, 9वें ग्रह को दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अलग कर दिया, हटा दिया, क्योंकि इसकी जो कक्षाएं थी, ऑर्बिट था, वो थोड़ा दूसरे तरीके से था, इन ग्रहों की तरह नहीं था। तो इस वजह से उसे हटा दिया काफी वर्ष पहले एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान। तो इस समय सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। 8 में से हमारी पृथ्वी है भैया। पृथ्वी तो पूरी दुनिया रह रही है, दुनिया की 8 अरब जनसंख्या रह रही है पृथ्वी पर। कितनी जनसंख्या दुनिया की? 8 अरब। कितने महाद्वीपों में? 7 महाद्वीपों में बटी हुई है ये जनसंख्या, है ना। तो हमारे यहाँ की जो जनता है दुनिया के अलग अलग देशों की, वो चंद्रमा पे चली गई। चंद्रमा पे अमेरिका है, रूस है, इंडिया है और दुनिया के बहुत सारे देश, है ना। मंगल ग्रह पे पता कर रहे हैं, जीवन की उपस्थिति का पता लगा रहे हैं कि भैया जैसे पृथ्वी पे हवा है, पानी है, बर्फ है, सारी चीजें, ऑक्सीजन है,
ऐसा ही मंगल ग्रह पे संभावना है, तो मंगल ग्रह पे तलाश रहे हैं, अलग अलग अभियान भेजते रहते हैं देश, है ना। तो इसी प्रकार से अब मैं बताना ये चाह रहा था कि इतने लाख किलोमीटर की दूरी करके अंतरिक्ष में तो चले गए लोग, लेकिन सागर की गहराई तक नहीं जा पा रहे हैं कि सागर के अंदर, अथाह गहराई के अंदर क्या है क्या नहीं है। जब तक वहां पहुंचेगा कोई लोग तभी पता लगाएगा या तभी जानकारी आएगी कि सागर के 10 किलोमीटर या 11 किलोमीटर की गहराई में है क्या चीज है। वहां तक कोई अभी तक जा नहीं पाया। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक जहाज था जो कि डूब गया था 1912 में 14 अप्रैल को। उसके भी जो अवशेष हैं, जो प्रमाण है, उसका जो थोड़ा बहुत मलबा कहीं बचा है, वो 4 किलोमीटर की गहराई पर रुका हुआ है। समुद्र के नीचे जाओ 4 किलोमीटर तो वहां गहराई पे, ठीक है। अब भाई देखवे जो लोग जानते हैं, देखवे के चक्कर में वहीं रह जाते हैं। अभी एक पनडुब्बी रह गई, अब रहोगे पता होना है मैंने कि नाम मिल ले, नाम पता पड़ेगी तो लिख लियो। दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे गहरा प्रशांत महासागर। उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार कौन सा? नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव जिले में स्थित है। जे यूपी का पहला पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला पक्षी विहार बनाया, स्थापित किया, अलग अलग प्रकार के पक्षियों को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए ये बनाए जाते हैं, है ना। क्योंकि जंगल है, जमीन है, पक्षी हैं, व्यक्ति हैं, सब आपस में एक दूसरे से कोरिलेट हैं। एक इकोसिस्टम होता है पृथ्वी पे बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो पहला यूपी का पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार था, जिला लिख लेना उन्नाव जिले में स्थित है, जो कि उन्नाव चमड़े के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। बड़ी लंबी चौड़ी फैक्ट्रियां हैं वहां पे। आगे बात करते हैं विश्व का सबसे ठंडा स्थान, दुनिया की सबसे ज्यादा ठंड रहती है वहां पे, ठंडी वाली जगह है, ये रूस के भीतर है और रूस में जगह का नाम है वर्खोयांस्क। ये दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। कौन सी जगह बेटा? वर्खोयांस्क है। और कहां पे स्थित है? ये साइबेरिया में। रूस का एक इलाका है जिसका नाम है साइबेरिया और वहां पे ये वर्खोयांस्क है, जहां माइनस में तापमान है तो -55, मतलब हड्डी गल जाएंगी भैया इतना तापमान रहे तो, ऐसे मान लो आप। और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक भी, रेलवे मार्ग भी इसी जगह से होकर के निकल रहा है, रूस के इसी हिस्से से होकर के निकलता है। उसे आप कमेंट बॉक्स में बताना कौन से दो इलाकों को जोड़ता है दुनिया का सबसे लंबा। पहले एशियन गेम्स हुए थे 1951 में दिल्ली में, नोट कर लेना। पहली बार जो एशियन गेम्स हुए वो कहां पे हुए? दिल्ली में। और वर्ष कौन सी थी? 1951। और दूसरी बार जो एशियन गेम्स हुए, दूसरी बार भी लिख लो, दूसरी बार 1982 में हुए थे और दिल्ली में ही हुए थे। ये दोनों बार पूछा गया हमेशा, है ना। सबसे पहले 1951 में जब हमारे देश में पहली सरकार चुनी जा रही थी, चुनाव हो रहे थे, उस समय पहले एशियन गेम्स हुए, और सेकेंड टाइम 1982 में। एशियन गेम्स का मतलब हो कि एशिया महाद्वीप के देश भाग लेते हैं खेलों में, ठीक है, ये याद रखना। और अभी हाल ही में एशियन गेम्स का आयोजन इसी साल में अक्टूबर नवंबर के महीना में चीन में होगा। 2023 के एशियन गेम्स कहां पे होंगे? चीन में होंगे, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। एक कोयला होता है जिसका नाम है एंथ्रासाइट कोयला, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर करता है भारत में। एंथ्रासाइट कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में जम्मू कश्मीर करता है। कौन सा राज्य करता है? कश्मीर, रट लेना इस बात को, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है, सबसे अच्छा कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट कोयला कश्मीर में, ठीक है। आगे बात करते हैं कालीबंगा, जो राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता की एक जगह खोजी गई, राजस्थान में खोजी गई। और कहां पे खोजी गई? हनुमानगढ़ जिला, तो आपने सुना ही होगा, गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों राजस्थान के जिले, तो हनुमानगढ़ के अंतर्गत ही जो इलाका आता है कालीबंगा नामक। तो ये राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता की जगह खोजी गई। यहाँ पे घग्गर नदी बहती है, जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले, यहाँ से काय के प्रमाण मिले? जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले थे कालीबंगा से, ठीक है, याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। कौन सी वर्ष में हुआ? 1992-93। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, इसी संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर नरसिम्हा राव भारत के, ये भी नोट कर लेना। उन्हीं के शासनकाल में ये संशोधन हुआ था। 73वां पंचायती के लिए और 74वां नगर निगम के लिए किया गया था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी नगर महापालिकाओं के लिए, ठीक है। तो संवैधानिक दर्जा दिया गया 73 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था नरसिम्हा राव जी के शासनकाल में। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, कांग्रेस की स्थापना कब हुई साहब? 1885 में बंबई में स्थापना हुई। पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने पहली अध्यक्षता करी, जिसमें 72 लोगों ने भाग लिया था कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में, और बंबई में ये अधिवेशन हुआ था। कितने लोगों ने भाग लिया ये भी लिख लेना, 72 लोगों ने। मानक समय रेखा भारत की कितनी है? 82-30 है। कहां से अपनाई गई? नैनी से। और नैनी कहां पे? इलाहाबाद में। मानक समय रेखा नैनी से अपनाई गई है, 82 डिग्री है भारत की मानक समय रेखा, जो कि इलाहाबाद के नैनी से अपनाई गई है। ये पूर्वी देशांतर लिख देते हैं, 82 सही 30 या 1/2 पूर्वी देशांतर लिख देते हैं, ठीक है, जो कि पूर्व से लिया गया है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य का मतलब हो गया आजादी,
आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर मैं रहूंगा। आगे की लाइन क्या है, इसे लेकर मैं रहूंगा। ये किसने बोली, बाल गंगाधर तिलक ने लाइन बोली 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ का एक अधिवेशन था 1916 में कांग्रेस पार्टी का, इसमें इन्होंने कहा था कि स्वराज्य मतलब आजादी हमें चाहिए, ये हमारा क्या है, अधिकार है, राइट है। अंग्रेजों के सामने इन्होंने जी बात रखी थी। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ है साहब, ऑस्ट्रेलिया में। ये समुद्र के सागर के भीतर पाई जाती है प्रवाल भित्ति, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य क्वींसलैंड राज्य, उसके आसपास इसका विस्तार है। प्रवाल भित्ति का इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम है, नोट कर लेना आप, ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। प्रवाल छोटे छोटे जीव होते हैं जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, जो कि कम समय की उनकी उम्र होते हैं, तो वे क्या होते हैं, मरते चले जाते हैं, मृत प्राय होते जाते हैं, तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इकट्ठा होते चले जाते हैं। तो जब उन्हें देखा जाता है, उनकी आकृति को देखा जाता है, तो ऐसा लगता है दीवाल सी बनी हुई है समुद्र में, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रवाल भित्ति। और भारत में प्रवाल का उदाहरण है लक्षद्वीप। भारत का कौन सा ऐसा आइलैंड है, कौन सा ऐसा टापू है जो प्रवाल का उदाहरण है, लक्षद्वीप उदाहरण है, जो अरब सागर में स्थित है। इसमें टोटल 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं, 36 हैं, कभी कभी 37 भी पढ़ते हैं अलग अलग किताबों में, 36 आप याद रखिएगा। जिसकी राजधानी क्या है ये कमेंट बॉक्स में बता देना। लक्षद्वीप की राजधानी तो बता ही देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, कमेंट बॉक्स में बताना। पंपास घास के मैदान बहुत फेमस है, कहाँ पे स्थित है, अर्जेंटीना में। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में फेमस है, जो कि गेहूं के उत्पादन के लिए फेमस है। ये पंपास घास के मैदानों में काय का उत्पादन होता है, ये असल में घास के मैदान नहीं होते हैं, इनमें क्या है, खेती होती है, और खेती भी गेहूं की होती है आमतौर पर दुनिया के अलग अलग घास के मैदानों में। तो पंपास घास के मैदान याद रखना, कई बार यूपी पुलिस में प्रश्न पूछा गया है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। अर्जेंटीना में स्थित है, और अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का देश है। कौन से महाद्वीप का देश है, दक्षिण अमेरिका का देश है अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की, जो कि फुटबॉल के लिए बड़ा जाना जाता है, क्योंकि इसके खिलाड़ी जो निकलते हैं अर्जेंटीना से वो दुनिया के बहुत फेमस फुटबॉलर निकलते हैं, है ना। जैसे लियोनेल मेसी की अगर मैं बात करूं तो अर्जेंटीना से ही वो आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो पंपास घास के मैदान बहुत फेमस है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है भाई साहब, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड, नोट कर लेना, छाप लेना। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, टापू है या द्वीप है। द्वीप उन्हें कहते हैं जिनके चारों तरफ पानी होता है, जिनके चारों ओर पानी होता है और सागर के अंदर से वो एक पहाड़ के रूप में ऊपर निकल आते हैं, उन्हीं को टापू कहते हैं या उन्हीं को द्वीप बोलते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है क्षेत्रफल के हिसाब से ग्रीनलैंड, जिसकी राजधानी नुक है, राजधानी भी लिख लेना, इसकी राजधानी क्या है, नुक। और ग्रीनलैंड पे एक जनजाति रहते हैं, जनजाति का नाम भी लिख लेना, एस्किमो जनजाति रहती है। ग्रीनलैंड में कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं, एस्किमो लोग रहते हैं। वो आमतौर पर ठंडे इलाकों में ही रहना पसंद करते हैं या उसके अनुकूल होते हैं, एस्किमो जनजाति है ना। यहाँ पे ये जनजाति बर्फ के घर बना करके रहती है, बर्फ के घर सुन लो, यहाँ बनाते हैं ईंट के, पत्थर के, लेंटर के घर बनाते हैं, लेकिन वो वहाँ जनजाति ऐसे इलाकों में रहती है, ठंडे इलाकों में, माइनस में तापमान रहता है, तो उसी के अनुकूल होते हैं वो लोग, है ना, उसे झेलने की क्षमता रखते हैं वो, तो बर्फ के घर बना करके रहते हैं, उन घरों को इग्लू बोलते हैं। ये भी पुलिस में पूछा बेटा, ये सब पुलिस में क्वेश्चन पूछे वो जो आपको करा रहा हूँ, वैसे और भी बहुत सारी परीक्षाओं में आए, जरूरी नहीं पुलिस में पूछे। तो बर्फ के घरों को क्या बोलते हैं, ये जनजाति जो बना के रहती है वो इग्लू बोलते हैं। लिखने तो लिख लेना, मैंने नाम बता दिया है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत लिखा है मैंने एक, ये बड़ा फेमस पर्वत है, जैसे हिमालय है ना हमारे यहाँ, जैसे राजस्थान में अरावली का पर्वत है, जैसे मध्य प्रदेश में विंध्याचल का पर्वत है, जैसे दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, है ना भारत के अलग अलग हिस्सों में, ऐसे ही एक पर्वत का नाम है ड्रैकेंसबर्ग, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। पहले तो देश याद रखना बेटा, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में। अगर स्पीड ज्यादा हो तो आराम से 2 बार 3 बार देख ली है ना, कई बार स्पीड ज्यादा हो तो मैं बोलूंगा कि हॉल में जा करना पा रहा हूं, पर धीमे धीमे आ जाएगी हॉल। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत का है दक्षिण अफ्रीका में, रट लेना। अब इन पर्वतों से एक नदी निकलते है और नदी का नाम है लिम्पोपो नदी निकलती है इन पर्वतों से। कौन सी नदी निकलती है, लिम्पोपो नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है पेपर की दृष्टि से। क्यों है, ये नदी निकलती है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है और मकर रेखा को 2 बार काटती है। छाप लेना, नोट कर लेना, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है दक्षिण अफ्रीका की, लिम्पोपो नदी, जो कि कौन से पर्वतों से निकलती है बेटा, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकल के मकर रेखा जा रही है दक्षिण अफ्रीका से होकर के, उसे 2 बार विभाजित करती है। जैसे मान लो नीचे से निकली तो एक बार ऊपर चली गई काटती हुई, और फिर ऊपर से कहाँ गई, नीचे आ गई, और उसके बीच में कौन सी रेखा जा रही है, मकर रेखा जा रही है। आप जानते ही हैं विश्व में कितनी रेखा खींची गई है वैज्ञानिकों के द्वारा, 3 रेखाएं, दिखने को कहीं नहीं मिलती हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, बस इनसे अंदाजा लगाया जाता है जलवायु का, मौसम का और बहुत सारी चीजों का, है ना। एक भूमध्य रेखा है,
एक कर्क रेखा है और एक मकर रेखा है। ये विश्व में 3 रेखाएं खींची गई है मौसम से संबंधित, जलवायु से संबंधित और भी अलग अलग अध्ययनों से संबंधित काम करने के लिए। तो मैं जो बता रहा हूं वो मकर रेखा जा रही है दक्षिण से होकर के नीचे से, और उससे कौन सी नदी काटती है 2 बार? लिम्पोपो नदी। ये निकलती है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से दक्षिण अफ्रीका से। एक महात्मा गांधी और एक लॉर्ड इरविन, ये समझौता हुआ था, एक समझौते की बात कर रहा हूं मैं। महात्मा गांधी जी थे और ये वायसराय था लॉर्ड इरविन। तो ये समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। एक लिख लेना, रट लेना, पूछा ही जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी का मतलब महात्मा गांधी जी, इरविन का मतलब लॉर्ड इरविन। इन दोनों में सहमति भई, बैठक भई, शांति स्थापित करवे का। क्योंकि गांधी जी एक आंदोलन चला रहे थे और आंदोलन था दांडी सत्याग्रह, तो उसे खत्म कराने के लिए इरविन ने समझौता किया। इसी समझौते को 5 मार्च 1931 का नाम दिया गया है। ठीक है। पूना समझौता हुआ इसके बाद। फिर पूना समझौता BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी में हुआ। ये महाराष्ट्र के पूना शहर में ही हुआ था। तो 24 सितंबर को हुआ और वर्ष थी 1932। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ, पूना शहर में ही हुआ। इस वजह से पूना समझौता इसे पढ़ते हैं गांधी जी और BR अम्बेडकर। ये समझौता काय बात है लेके भयो, अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, बताइए ना। आप अगली क्लास में बताएंगे कि ये समझौता BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना शहर में 24 सितंबर 1932 को किस आधार को लेकर के, किस पृष्ठभूमि को लेकर के हुआ था, क्या पक्ष था इसके पीछे, क्या व्यवस्था थी कि दोनों लोग बैठे और समझौता हुआ। आगे बात कर रहे हैं, हमने एक गैस लिखी है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाला देश दुनिया का चीन है। इसे तो छाप लेना, आप करंट अफेयर्स में भी आता रहता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस का सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? चीन। चीन के बाद दूसरा देश है अमेरिका, और अमेरिका के बाद तीसरा देश है भारत। ये 3 देश हैं जो सबसे ज्यादा CO2 गैस का उत्सर्जन करते हैं अपने देशों के अंदर। CO2 वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। दूसरे तरीके से ऐसे समझो आप, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जहां में हम सांस ले रहे हैं, जहां में आप रह रहे हैं, जहां में हम रह रहे हैं, जहां में दुनिया रह रही है एटमॉस्फेयर में, उस वायुमंडल को सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड या सबसे ज्यादा जो प्रदूषण कोई गैस करती है तो उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलती है? बहुत सारे उद्योग धंधे, जो इंडस्ट्री फैक्ट्रीज वगैरह लगी रहती हैं, है ना, जैसे रिफाइनरीज वगैरह निकलती रहे, रिफाइनरी वगैरह हैं स्थापित, इवन दुनिया में नहीं, इंडिया में और इंडिया के अलग हिस्सों में दुनिया में भी, है ना। और इसके अलावा जो वाहन वगैरह हम चलाते हैं, व्हीलर्स हम इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसके धुएं से, पेट्रोल से जल करके जो धुआं निकलता है, उसमें ये रासायनिक गैसें पाई जाती हैं, जहरीली गैसें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से बहुत माध्यमों से ये गैसें निकलती हैं और वायुमंडल को गंदा या प्रदूषित करती हैं, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां आपके अंदर, हमारे अंदर, समस्त मानव जाति के अंदर फैलती हैं, जो कि रह रहे हैं भैया पृथ्वी पर। ठीक है। तो CO2 गैस सबसे ज्यादा चाइना के अंदर से उत्सर्जन होती है, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर भारत। ये तीनों देश हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा इस गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं। उत्सर्जन करने का मतलब है कि प्रदूषण फैला रहे हैं, आप ऐसे समझिए, है ना। कभी कभार क्वेश्चन आता है कि इनमें से बताइए ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस का भी मतलब प्रदूषण से ही है। तो कौन सी गैस है? CO2 गैस को पढ़ा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी पढ़ा जाता है, मीथेन को भी पढ़ा जाता है, जल वाष्प को भी पढ़ा जाता है। बहुत सारी गैसें पढ़ी जाती हैं जो पॉल्यूशन करती हैं हमारे मंडल में, वायुमंडल में। अब जैसे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी %? लगभग 20%, 20.5%, अराउंड ऑफ 21% कह सकते हैं आप। अलग अलग डाटा रहे हैं। तो भागो, अब जाको मतलब ये तो होता है कि हम सांस ले रहे हैं, कहूँ ट्रेवल कर रहे हैं, कहूँ जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, है ना। तो ऑक्सीजन के संग बहुत सारी मिक्स गैस होते हैं जो सांस के माध्यम से हमारे अंदर जाते हैं सबके, और उन्हीं के माध्यम से क्या फैल जाती हैं? बहुत सारी प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी CO2 गैस का उत्सर्जन करके विषय में ये बताया है। इसको हालांकि दुनिया के सारे देश क्या कर रहे हैं कि कैसे कम किया जाए, कैसे इन संसाधनों को कम किया जाए जिनसे CO2 गैस निकलती है। वैकल्पिक सोर्सों पर काम कर रही है दुनिया की सरकारें, जिससे कि वायुमंडल में प्रदूषण ना बढ़े और व्यक्ति स्वस्थ और ठीक ठाक रहे, क्योंकि इनसे ही बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। तो ये टॉप 50 क्वेश्चंस थे जो परीक्षाओं में अलग अलग पूछे गए हैं। इसी प्रकार से ये सीरीज चलती रहेगी। इसी सीरीज के क्रम में ये दूसरी क्लास है। पहले टॉप 10 पढ़ाते थे, अभी टॉप 50 कर दिए ये क्वेश्चन, और 50 के चक्कर में 50 बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता भी देता हूँ लगातार। आप उनको अगर नहीं नोट कर पाते हैं तो क्लास को 2 बार 3 बार देखो, रिवर्स करके देखो, रिपीट करके देखो, आराम से लिखो चैन पे और नोट्स बनाओ, है ना। और उम्मीद है और पूरी गारंटी के साथ भी कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन यदि पूछे बहुत सारी परीक्षाओं में तो आगे भी पूछे ही जाएंगे बहुत सारे एग्जाम्स में। तो आप कंटेस्ट कर लो और नोट्स बनाते चलो। ये जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस के और बाकी की जीएस की क्लास चली रही है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन क्लास का मिलता रहे। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।